हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आपके बोर्ड वाला एग्जाम आ रहा है साइंस का, है ना। तो बहुत कुछ पढ़ भी लिया है आपने, बट अभी हम लास्ट टाइम अपना एक क्विक रिवीजन करते हैं जिसमें कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये अभी हमारा बायोलॉजी का सेक्शन है, उसके बाद हम अपना कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल ऑर्गेनेल्स इन विच ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपको मैं भी यहाँ से एक अलग सा कलर ले लेते हैं। चलो ये रेड में ही ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पता चल गया ये क्या बता रहा है, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बता रहा है। अभी सिर्फ हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके तो जो आपका ग्लूकोज टू पायरुवेट में जो कन्वर्जन है वो होता है आपका कहाँ पे, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद अगर आप बात करोगे पायरुवेट से, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, पायरुवेट अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है, लैक्टिक एसिड बनाएगा, तो वो किसके अंदर होगा, आपका इन मसल्स में होगा। कहाँ पे होगा, हमारा मसल्स के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा ईस्ट में होगा। ये क्या बनाएगा, ये हमारा CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। CO2 के साथ साथ हमारा एथेनॉल बनाता है। ये क्या बनाता है, हमारा एथेनॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स। आपको स्टेट करना है, इसका रीज़न बताना है ऐसा क्यों है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे उनको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो सारे आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होते विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स, तो इसीलिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे वो कह रहा है एक इनसफिशिएंट फॉर्म में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इट इज़ एडवाइज टू यूज़ आयोडाइज सॉल्ट इन अवर डाइट। हमारी डाइट में क्यों बोलते हैं कि हमें एक आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड्स टू मेक द थायरॉक्सिन हार्मोन। ये आपने हार्मोन में भी पढ़ा है कि आपका जो आयोडीन होता है वहाँ पे हमें थायराइड से या थायराइड ग्लैंड से हमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स होगा। वहाँ वो कहाँ से प्रेजेंट हो रहा है आपका, या कहाँ से रिलीज हो रहा है आपका, थायराइड ग्लैंड से हो रहा है। देन इट्स उसमें किसकी अमाउंट है, किसका उसमें कंपोनेंट्स है, आयोडीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एक सेकेंड, स्टेट द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको पता है HCl होता है आपका यहाँ पे स्टमक में होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अ वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होता है, विच रिलीज द HCl रिलीज करेगा, म्यूकस करेगा, प्रोटीन करेगा, एंजाइम। अब यहाँ पे आपको म्यूकस HCl के फंक्शन पता है। HCl क्या करता है, इट किल्स द जर्म्स कर देता है, जो भी जितने भी हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, उसको किल भी कर देता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस HCl। देन ओनली एक्टिव द पेप्सिन। पेप्सिन मीन्स यहाँ पे जो आपका प्रोटीन है यहाँ पे पेप्सिन होगा। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, पेप्सिन। तो जो पेप्सिन एंजाइम है ना बेटा, ये एक्टिव ही तभी होगा जब आपका HCl की प्रेजेंस है, अदरवाइज। ये तो एक पॉइंट ये हो गया, इसमें आपका सेकंड फंक्शन आपने पढ़ लिया, इसमें इट किल्स द जर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है हमारा म्यूकस। म्यूकस का मतलब क्या होता है, म्यूकस एक वाटरी सब्सटेंस होता है, इट्स प्रोड्यूस अ म्यूकस, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आप बोल सकते हो एक तो वाटरी सब्सटेंस प्रोवाइड कराता है हमारे फूड को, है ना। एंड यहाँ पे प्रोटीन एंजाइम होगा जो प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई होप आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, और ये आप सिर्फ अब थोड़ा टाइम में आपको रिकॉल करने हैं सारे, ये तो अभी आपको वैसे पता ही होंगे सारे। हाउ डू ऑटोट्रॉफ्स ऑब्टेन CO2 एंड N2 टू मेक देयर फूड्स। CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, CO2 एटमॉस्फेयर से आई थ्रू द डिफ्यूजन ऑफ स्टोमेटा, and N2 is absorbed from the soil in the form of nitrates and nitrites। NO2 and NO3 के फॉर्म में हम यहाँ से सॉइल से उसको यहाँ पे क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स विच ट्रांसपोर्ट। अब ब्लड के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फूड, CO2 एंड नाइट्रोजन वेस्ट, तो आपका प्लाज्मा करता है, और ऑक्सीजन जो करता है बेटा वो आपका हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ कुछ ये आपकी PYQs ही हैं, है ना, जो आए हैं किसी यहाँ पे अलग अलग ईयर्स में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ द फिश एम्फीबियंस एंड वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। आपको पता है एम्फीबियंस और फिश का उसने हार्ट पूछ लिया कि कितने चैम्बर्स होता है, तो फिश का आपको पता है 2 चैम्बर्स होता है, एम्फीबियंस का 3 चैम्बर होता है, बट एक्सेप्ट ऑफ यहाँ पे अगर बात करता है तो क्रोकोडाइल। अगर मैं क्रोकोडाइल के लिए बोलूँ तो क्रोकोडाइल का कितना होता है यहाँ पे 4 चैम्बर, आप बताओगे, ठीक है।
उसके बाद एव्स का, अगर एव्स आता है, एव्स में आपके बर्ड्स आते हैं बेटा, वो भी 4 चैम्बर है। और मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स का तो है ही आपका कितना, 4 चैम्बर। नेक्स्ट इसमें कहता है वाई इट इज़ नेसेसरी, ऐसा ज़रूरी क्यों है कि आपने पढ़ लिया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको सेपरेट आउट होना ज़रूरी है या उसको इंटरमिक्सिंग होना ज़रूरी नहीं है। तो देखो क्या कहता है, सच सेपरेशंस अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी, मतलब एक ऐसा अलाउ कराता है, ये सेपरेशंस देता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हमारा अलग अलग रहे। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स that have thick higher energy needs such as birds and mammals which constantly use the energy to maintain their body temperature। ऑब्वियस सी बात है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब वो प्योर तो है ही, ठीक है, अब क्या है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करे, मेंटेन करे, तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। अब वो मिक्स हो जाएगा तो उसमें कहाँ उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा, तो प्रॉपर बॉडी फंक्शन भी परफॉर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है दोनों का सेपरेट होना या सेपरेशंस होना असेंशियल। आपको पता है ये कौन करता है, ये सेप्टम करता है ना। ऊपर होगा तो हम बोलेंगे इंटरऑरिकुलर सेप्टम, जो हमारे लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरी और राइट आर्टरिया के बीच में होगा। और आप नीचे की बात करोगे, नीचे सेप्टम की बात करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आर्टरिया होगा और राइट वेंट्रिकल होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। इसे आप बोलते हो यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज हर्बीवोरी हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरी। जो कार्निवोरी है उससे ज़्यादा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज होती है, ठीक है, इसकी हर्बीवोरस की ज़्यादा होती है। तो हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्ट। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि हर्बीवोरस जो होते हैं वो सेलुलोज खाते हैं। सेलुलोज क्या बेटा, वो घास खाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए एक लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट रहती है। हर्बीवोरी हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोरी टू डाइजेस्ट ग्रास। द इंटेस्टाइन वुड होस्ट मेनी स्मॉल बैक्टीरिया दैट प्रोसेसेस एंड ब्रेक डाउन सेलुलोज। सेलुलोज को इजीली से ब्रेक डाउन कर सके इनटू द ग्लूकोज में, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी दैट द होस्ट हर्बीवोरस कैन यूज विदाउट दिस लॉन्ग इंटेस्टाइन। जो आपके कार्निवोरस हैं उनके पास ये ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वुड नॉट बी एबल टू यूज़ ऑफ द सेलुलोज ऑफ द हर्ब्स सेलुलोज का यूज़ ही नहीं करते, तो उसे डाइजेस्ट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहली बात तो कैपेसिटी भी नहीं होती कि इतना उसको डाइजेस्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है आपका, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ओपन स्टोमेटल पोर ऑफ द लीफ एंड लेबल ऑन इट क्लोरोप्लास्ट एंड गार्ड सेल्स। अभी तो बहुत सिंपल सी पिक्चर, आप इसकी पिक्चर बना भी लोगे। देखो मैं जल्दी से यहाँ पे बना देती हूँ। ये आपका, मैंने ऐसे ही छोटा सा एक रफली पिक्चर बनाई है। ये पिक्चर आपकी किसकी बेटा, ओपन, किसकी, ओपन गार्ड सेल्स, ओपन स्टोमेटा की, ठीक है। ये मैंने लीफ बना दी है जो कि आपके इस तरीके से एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पे मैं एक अलग, इसको हम एक अलग कलर देते हैं, ये, ठीक है, ये दिया। एक इसमें आपका क्लोज की पोजीशन पूछता है, एक इसमें आपकी ओपन की पूछता है। ये जो है आपके क्या है, गार्ड सेल्स। क्या है, गार्ड सेल्स। आपको पता है गार्ड सेल्स क्या करेंगे, गार्ड सेल इट्स हेल्प टू ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में हेल्प करेंगे। ये वैसे तो हमें ग्रीन कलर के बनाने चाहिए बट हमने ब्लू बना दिए, कोई नहीं। ये है हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्या है हमारे यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आपका क्या है, स्टोमेटा ओपन, मतलब ओपन स्टोमेटा। अगर आप पे लिखोगे तो ये भी ठीक है, ओपन स्टोमेटा, ठीक है। ओपन स्टोमेटा का हमने डायग्राम बना दिया। अगर क्लोज का पूछता है तो क्लोज का बता देना। यहाँ पे फंक्शन भी पूछेगा, इट्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। जैसे ही अपने अंदर वाटर को इनटेक करेगा, फूड को इनटेक करेगा तो ये स्वेल अप हो जाएगा, और जैसे ही अपने ये मतलब रिलीज आउट कर देगा तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। वेयर डू द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अच्छा, ये वाली पिक्चर अभी एज इट इज़, या तो उसको हम इरेज कर देते हैं। अभी हम याद से देखते हैं फटाफट से। एक ये हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो होता है बच्चे हमारे कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। सीक्रेशंस ऑफ सॉल्ट्स टू मेक फाइनल फिल्ट्रेट, कि जो हमारी नेफ्रॉन हमने पढ़ा था, जो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बता रही, कोई लॉन्ग नहीं बता रही, सिर्फ मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता रही हूँ जहाँ से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो बच्चे पास तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक अच्छा स्कोर हम कैसे कर पाएंगे, तो हम जो 1 मार्क्स और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको फोकस करके, ठीक है। आपने देखा भी है कि आपके जो 7
क्वेश्चन सारे आपके 3 मार्क्स के, है ना, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं। बाकी मैं सारा बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो देखो, सिक्रेशंस ऑफ द सॉल्ट टू मेक द फाइनल फिल्ट्रेट, ये कौन करता है, हमारा ट्यूबुलर सेल्स करती है। कलेक्शंस ऑफ फाइनल फिल्ट्रेट कौन करेगा, कलेक्टिंग डक्ट करेगी। एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज एंड वाटर को कौन करेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स। ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी एक बार मैं आपको सारे डायग्राम्स एक बार और क्लियर करा दूंगी। नेक्स्ट इसमें आता है व्हाई आर द वॉल्स नीडेड इन द हार्ट, कि हार्ट में वॉल्स की नीडेड क्यों हैं। तो देखो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कि वॉल्स इंश्योर द ब्लड्स डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। पता चल गया कि जो आपके V2 वाल्व, V1 वाल्व है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व है, वो क्या करते हैं, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, बैकफ्लो को रोकते हैं। व्हेन द आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों ही आर्ट्रिया वेंट्रिकुलर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उसको रोकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लीकेज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेसल्स रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, हाउ इज द लीकेज प्रिवेंटेड। मतलब कि जो आपका ब्लड है, जो ब्लड जब लीकेज हो जाता है हमारी वेसल से, तो हमारी जो पंपिंग सिस्टम होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी। तो वो जो लीकेज प्रिवेंट होता है तो हम कैसे कर सकते हैं, टू अवॉइड लीकेज ब्लड हैज़ प्लेड डिलेड सेल्स विच सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी, बॉडी के अराउंड वो सर्कुलेट्स करती रहती है, प्लग द लीकेज बाय द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के जो हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं या जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती है वो प्लग आउट कर देती है। प्लग आउट इन द सेंस, अगर प्रोटीन अच्छी अमाउंट्स में होगी तो बहुत जल्दी हमारी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, जिससे हमारा जो लीकेज होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ब्लड एट द पॉइंट ऑफ द इंजरी के पॉइंट्स पे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हेन वी ब्रीथ आउट मतलब एक्सहेलेशन, वाई डज द एयर पैसेज नॉट कोलैप्स। जो हमारा एयर का जो पैसेज है, जहाँ पे हमारा ट्रैकिया बना हुआ है, जहाँ पे आप सी शेप लाइक कार्टिलेजियस रिंग पढ़ते हो, तो वो कोलैप्स क्यों नहीं होता, बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजियस रिंग। तो कार्टिलेजियस रिंग उसे सपोर्ट कर रही है, वो उसको कोलैप्स होने नहीं देती, विच प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्सिंग। नेक्स्ट, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द स्टमक, रफेज। ये रफेज आपका एक फैट का पार्ट है जो कि स्टमक में डाइजेशन इसका नहीं होता है। ठीक है, वाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक रेट ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द दैट इन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। कह रहे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में जो एक्वेटिक का जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट मच फास्टर होता है। वाई, बिकॉज द अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो। वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है, लो होता है, एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो जो एयर में ऑक्सीजन है उसका अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर बॉडी की, इसीलिए वहाँ पे फास्टर रहता है। एग्जैक्ट आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कोई कहानी नहीं लिखनी इसमें। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द प्लेटिलेट सेल्स इन द ब्लड। तो जो आपके ब्लड है उसमें प्लेटिलेट्स का फंक्शन क्या आपको पता है, क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी एंड हेल्प द क्लॉट ऑफ द ब्लड्स एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। किसी भी जहाँ पे भी आपकी किसी पोर्शन पे जो इंजरी कॉज होती है वहाँ पे क्या करता है, क्लॉटिंग का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। वाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल देन ऑरिकल। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ऑरिकल आपको पता है अपर चैम्बर, वेंट्रिकल आपको पता है लोअर चैम्बर, तो वो जो है थिकर क्यों होते हैं, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स, देयरफॉर दे हैव द थिकर मस्कुलर वॉल्स देन ऑरिकल्स। वो ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गन्स में ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरोटा के थ्रू और पार्ट्स ऑफ उसमें जाता है, जैसे कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है टुवर्ड्स द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have regards to the obtaining oxygen for real respiration? वो कह रहे हैं कि जो aquatic organism है उसका जो advantage है वो क्या है, as a terrestrial organism has regards obtaining oxygen वो करते हैं। तो aquatic organism takes in oxygen dissolve in water विच इज़ द लेस परसेंटेज होता है देन ऑक्सीजन एयर। अभी आप कर आए हो क्वेश्चन। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका मोर अमाउंट ऑक्सीजन होता है देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक में होते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन होलोजोइक। आपसे होलोजोइक ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ये 2 to 3 मार्क्स में पूछ सकता है। आपको उसमें पहली बात तो एग्जाम्पल याद करना है, अमीबा में होता है, फ्रॉग में होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है। अब अमीबा के आपको पिक्चर्स पता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन आपका ईजेशन। तो ये आपको पूरे 5 पॉइंट स्टेप बाय स्टेप याद करने हैं, इनकी पिक्चर्स बनानी है, तभी आप ये क्वेश्चन करेंगे। द फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय द इंजेशंस which is subsequently digested and the absorbed is called holozoic nutrition। पहले कॉम्प्लेक्स फूड लिया, वो से इंजेशन करा, फिर वो डाइजेशन होगा, वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम अपना काम करेंगे, देन फिर वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो ईजेशंस करके रिलीज आउट कर लिया जाएगा। अच्छा, उससे पहले आपका एसिमिलेट भी होगा। एसिमिलेट का मतलब होता है मिक्सिंग, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफाइन ट्रांसपायरेशन स्टेट इट्स 2 फंक्शंस। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द
ऑफ द स्टेम, सॉरी यहाँ पे स्टेम हमारा गायब हो गया, ऑफ द स्टेम इज नोन एज द ट्रांसपायरेशन। जो ट्रांसपायरेशन जो स्टेम का हमारा अपर पार्ट होता है, वहाँ से जो भी लॉस ऑफ पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज हो जाता है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। फंक्शन क्या आता है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स में हेल्प करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये क्या करता है आपका टेम्परेचर रेगुलेट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, नेम एनी 3 डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट देयर फंक्शन। फर्स्ट आपको पता है पेप्सिन, जो डाइजेशन करेगा प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स में। सेकेंड आपका ट्रिप्सिन, डाइजेशन करेगा प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स में। एंड लाइपेज, ये भी डाइजेस्ट करेगा कहाँ पे आपका, डाइजेस्ट फैट करेगा फैटी एसिड्स में। अच्छा, इसमें अगर मैं यहाँ पे एमाइलेज बोलूँ तो एमाइलेज भी ठीक होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ एमाइलेज, एमाइलेज होगा बेटा। एमाइलेज हमारा कहाँ होता है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, तो उसको कन्वर्ट करता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो हमारा किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका ग्लूकोज में। अच्छा, अगर मैं ये सारा खाना बात करूँ तो जो सारे खाना जो होता है हमारे ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारा स्टोर होता है ना एनिमल बॉडी में, और प्लांट बॉडी में जो स्टोर होता है वो होता है आपका स्टार्च में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज द मीडियम बिकम्स एसिडिक इन माउथ। हमारे माउथ में हमारा जो मतलब कब होता है कि एसिडिक हो जाता है। व्हाट इज द इल इफेक्ट ऑफ द एसिडिक मीडियम, हाउ कैन बी दिस इज प्रिवेंट, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। हमने बहुत शुगरी फूड खा लिया और हमने अब कोई टूथपेस्ट नहीं करा, जब हमने कोई ब्रश नहीं करा तब क्या होगा, जब वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, जब बैक्टीरिया एक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो एसिडिक प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा। एंड फूड पार्टिकल्स इन द माउथ दैट मे ब्रिंग डाउन द pH इन द माउथ ऑफ द बिलो 5.5। अब वहाँ पे जो हमारा माउथ में जो पूरा जो हमारा शुगरी फूड है उसका जो मीडियम है वो कैसा हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। टूथ इनेमल, अब टूथ इनेमल क्या होती है, आपने मेम्ब्रेन पढ़ी होगी, एक डेंटाइन होती है, एक इनेमल होती है। इनेमल इज अ सेकेंड मेम्ब्रेन ऑफ द टूथ एंड इट इज़ अ हार्डेस्ट मेम्ब्रेन। जैसे ठीक है, जैसे हमारी बोन होती है एग्जैक्ट वैसे हमारी ये हार्डेस्ट होती है, जबकि डेंटाइन आपकी उससे भी ज़्यादा हार्डेस्ट होती है। Enamel get corroded by the actions of the acids and tooth decay occurs। तो बेटा अब सोचो, हमारी डेंटाइन को पार करने के बाद भी हमारी कहाँ पर आ जाती है, इनेमल में, इनेमल में आ जाती है और उसको वहाँ पे खोखला करना शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे उसमें पोर होते हैं, पहले तो सड़ना शुरू होता है हमारा सारा फूड, फिर उसमें पोर होने शुरू होंगे, वो येलो हमारे जो टीथ में जो मेम्ब्रेन होती है वो येलोइश पड़ने लग जाती है, जैसे आप प्लेक कहते हैं। उसके बाद फिर वो होलो हो जाते हैं, ठीक है, और वो डिके टूथ हमारा सड़ जाता है। बाय क्लीनिंग द टीथ विद टूथपेस्ट विच इज़ द बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, हमने यहाँ पे आपका टूथपेस्ट यूज़ करना है जो कि बेसिक नेचर का है। आपको पता है एसिड और बेस मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आता है 22 में क्या कहता है, रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है यार कौन सी एक्सोथर्मिक है कौन सी एंडोथर्मिक है। तो रेस्पायरेशन जिसमें आपका एक्सोथर्मिक है, आप ऐसे याद कर लो अगर आपको नहीं याद रखता, रेस में एस आ रहा है तो एस यहाँ पे भी आ रहा है एक्स, ठीक है, तो एक्सो ऐसे करके याद कर लेना कि रेस्पायरेशन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। आगे देखो क्या कहता है इसमें, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन द कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेक डाउन फ्रॉम द ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इन अवर सेल्स एंड प्रोवाइडेड एनर्जी हीट। ये आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। बाकी विद रिएक्शंस के थ्रू हम इसमें एनसीईआरटी जो हमारी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं केमिस्ट्री में उसमें समझेंगे। Give reason why is diffusion not sufficient to meet the oxygen requirements of all the cells in the multicellular organism, कि जितने multicellular organism है उसमें sufficient नहीं है। ये क्वेश्चन अभी हम ऑलरेडी वहाँ पे कर आए थे, है ना, कि all the cells multicellular organism may not be direct contact में नहीं होती, ये वाला हमारा ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। How desert plants perform the photosynthesis in their stomata remain closed during the day। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। वो कह रहा है डेजर्ट प्लांट्स टेक अप द CO2 at night and prepare the and intermediate compounds which is the act upon the energy absorbed by the chlorophyll during the day। मतलब during the day टाइम में क्या करता है, वो absorb कर लेता है क्लोरोफिल से एनर्जी और उसको यूज़ करता है, इसीलिए जो स्टोमेटा होते हैं वो डे में क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, Which mechanism plays an important role in the transportation of water in plants? During daytime में transpirational pull हो जाएगा और at night पे root pressures के थ्रू होगा, ठीक है। Explain how the human body responds when adrenaline is secreted into the blood। अगर हमारे ब्लड में एड्रेनालिन जो एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला से जो हमारा रिलीज होता है तो वो हमारी बॉडी उसके थ्रू कैसे रिस्पॉन्स करती है।
the heartbeat faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. The blood of the digestive system and skin is reduced due to the contractions of the muscles. जब हमारी muscles contract करती हैं around small and arteries in these organs, this diverts the bloods of our skeletal muscles and weakens. देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट जब फास्ट होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पे मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है. अवर मसल्स आर ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो सारा हमारा मसल से, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से लेना शुरू कर देते हैं. स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है. ठीक है, द मसल्स में. जस्ट अ मिनट. ठीक, नेक्स्ट कह रहा है अराउंड स्मॉल एंड आर्टरीज इन दीज ऑर्गेन्स दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू अवर स्केलेटल मसल्स. जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डाइवर्ट कर जाती हैं, वीकेंड हो जाती है, थक जाती है. क्योंकि बेटा जब कोई बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसको थोड़ी सी थकान फील होगी. आगे कहता है आपका येट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब्स मसल्स. तो रिब्स मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें अपना कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देती हैं. आगे क्वेश्चन कहता है व्हेन अ स्पोर्ट्समैन रन ही गेट्स मसल्स क्रैम्प बाय. जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी जो मसल्स होती हैं वो क्रैम्प हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि वो भी रनिंग करते हैं. तो जो उनका ग्लूकोज होता है वहाँ पे अब्सेंस नहीं कह सकते आप, वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन कहोगे, है ना. क्या कहोगे? लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, तो उनकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्रैम्प होना शुरू हो जाएंगी. इन ऑर्डर टू रिलीज द मोर ऑन एनर्जी टू परफॉर्म सडन एक्टिविटी, पायरुवेट इज कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड. यह वही है जो हमने अभी पढ़ा कि ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट आपका लैक्टिक एसिड में टूटा. अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड. यहाँ पे आपका ये वर्ड अब्सेंस नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा बच्चे आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड एंड देन द एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द मसल्स कॉज क्रैम्प. ये आप बता सकते हो. चलिए नेक्स्ट आइए, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स इन इक्विटी एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. लार्ज सरफेस एरिया होता है, थिन वॉल्ड होती है, रिच सप्लाई विद ब्लड होता है. ठीक है, वेल प्रोटेक्टेड्स. मतलब वो कह रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स के लिए आप, और जो आपके जो इक्विटी है एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनके लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. वॉल थिन होनी चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, सप्लाई जो होती है वाटर की वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, एंड वेल प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए. आगे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज लिम्फ एंड हाउ इज कंपोजिशंस ऑफ लिम्फ डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा. कि लिम्फ में और ब्लड प्लाज्मा में डिफरेंस क्या है. एंड राइट देयर टू फंक्शंस ऑफ लिम्फ्स. सबसे पहले आपने देखना है थ्रू द पोर्स ऑफ द प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट्स ऑफ द प्लाज्मा. कुछ प्लाज्मा के अमाउंट्स में कुछ जो कैपिलरीज होती हैं बच्चे, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है, प्रोटीन एंड कहाँ चला गया, चलो. Protein and blood cells escape into the intercellular space in the tissue and form the tissue fluid is called lymph. टिश्यू फ्लूइड्स में होता है, टिश्यूज़ में होता है, उसी को आप क्या कहते हो, लिम्फ कहते हो. ठीक है, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है आपका, यहाँ पे वो कंपोजिशंस बस पूछ रहा था. अभी ब्लड बताना है आपको और लिम्फ बताना है. इसके फंक्शन क्या होते हैं. अच्छा, पहले इसमें ब्लड में देखो फिर लिम्फ में देखो. तो ब्लड में यहाँ पे क्या कहता है आपका, इन ब्लड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड आर RBC, WBC एंड प्रेयर्स इन द प्लाज्मास. ठीक है, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया आपका. लिम्फ्स आर द प्लाज्मा एंड लिम्फोसाइट्स हो गया. इट फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स. ये आर्टरीज और वेन्स के थ्रू फ्लो होता है. और ये कैसे फ्लो होता है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू. एक सेकेंड, इसमें यहाँ पे आपने क्या करना है, जो ब्लड वाला है बेटा, यहाँ से ये जो ब्लड वाला है ये रहा पूरा. ब्लड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड्स एंड RBC, WBCs. ठीक है, ये इतना आ गया आपका, या प्रेजेंट आएगा ये प्रेयर्स. ये हमारे टाइपिंग मास्टर ने थोड़ी सी गड़बड़ करी, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट इन प्लाज्मा. ठीक है, देन यहाँ पे आपको लिम्फ का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताना है, तो लिम्फ का कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपका प्लाज्मा आ जाएगा और लिम्फोसाइट्स आ जाएगा. आपने आर्टरीज वेन्स के थ्रू इसका फ्लो बता दिया, और यहाँ पे इसका फ्लो आपका लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होगा. देन आपने फंक्शंस देखा, फंक्शन होगा इसमें आपका लिम्फ कंटेन लिम्फेटिक सेल्स विद फाइट करेगा अगेंस्ट इन्फेक्शंस के थ्रू एंड इट कैरी द डाइजेस्टेड फैट. दो फंक्शन होगा, डाइजेस्टेड फैट को कैरी करेगा और फाइट करेगा इन्फेक्शन के अगेंस्ट. ठीक है, तो लिम्फ के भी फंक्शंस पढ़े अब आपने. नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हो, व्हाट विल बी हैपन इफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स डू नॉट अकर ऑल अलोंग द इसोफेगस. वो कह रहा है कि पेरिस्टाल्टिक अगर नहीं होगा इसोफेगस में तो क्या होगा. आपको पता है उसका जो फूड पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं आएगा, सिंपल सी बात है. इन अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स डू नॉट अकर द ब्लड विल नॉट बी एबल टू बी पुश्ड फॉरवर्ड्स इनटू द स्टमक. ठीक है, यहाँ पे आप इसमें फूड करिए, फूड विल नॉट बी एबल टू पुश्ड फॉरवर्ड्स इनटू द स्टमक. देन
देयर इज़ नो प्लेटिलेट्स इन द ब्लड्स, अगर हमारी बॉडी में प्लेटिलेट्स नहीं होंगे तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, विल नॉट बी क्लॉट द ड्यूरिंग द ब्लीडिंग के टाइम पे क्लॉट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कहता है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, व्हाट आर दे कॉल्ड, लिस्ट देयर फंक्शन, विलीज। आपको पता है जो छोटी छोटी स्मॉल इनर लाइनिंग स्पेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम विली कहती हैं। व्हाट इज द फंक्शन, इट्स हेल्प द इंक्रीज द सरफेस एरिया। एक तो फंक्शन इसका एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और नेक्स्ट फंक्शन इसका इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, जो कुछ चेंजेस है वो आप थोड़े से चेंजेस कर लेना। वैसे तो सारे आपको मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चंस बताए कि कैसे कैसे आते हैं यहाँ से। नेम द फॉलोइंग्स विद रेफरेंस टू द एलिमेंट्री कैनाल। लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स क्या है, लिवर है। ठीक है, द ग्लैंड्स दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन, वो आपको ग्लैंड्स बताना है जो हार्मोन भी है और एंजाइम भी है, मतलब एक आपका हार्मोन की तरह भी काम करेगा और एक एंजाइम की तरह भी, पेनक्रियास। ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय द प्लांट्स, कि मतलब प्लांट्स कौन से मेथड यूज़ करते हैं अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज करने के लिए। तो गैसेज वेस्ट होती है, लिक्विड वेस्ट होता है। गैसेज वेस्ट में थ्रू स्ट्रोमेटा पोर्स, CO2 is given out during the respiration and O2 is given out during the photosynthesis। O2 वो photosynthesis के टाइम रिलीज करते हैं और CO2 स्ट्रोमेटा के, मतलब जब वो रेस्पायरेशन करते हैं। लिक्विड वेस्ट में क्या होता है, वाटर थ्रू द स्ट्रोमेटा पोर्स बाय द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन से भी तो भाई लिक्विड वेस्ट है, इसका जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो भी तो रिलीज आउट होता है ना। नेक्स्ट आपने पढ़ना है अदर वेस्ट। अदर वेस्ट क्या होते हैं, स्टोर्ड इन द लीव्स, लीव्स में स्टोर रहते हैं डेड सेल्स के फॉर्म में। लीव्स फॉल ऑफ, जब वो लीव्स गिर जाती हैं तो वो भी चला गया वेस्ट, है ना। सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज अ रेजिन्स के फॉर्म में होंगे, गम्स होंगे। इन ओल्ड जाइलम ऑफ द प्लांट्स, इनमें होते हैं, जाइलम में होते हैं। एंड अदर वेज और आर ऑल्सो थ्रोन आउट फ्रॉम द नोड्स इनटू द सॉइल्स। बाकी कुछ जो होते हैं इसके नोड्स से भी रिलीज आउट हो जाते हैं, इसके अदर वेस्ट सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, चलो ये अब हमारा एक क्वेश्चन है बच्चे, जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। लिस्ट द स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द टेम्परेरी माउंट ऑफ द लीफ पील टू ऑब्जर्व स्ट्रोमेटा। आपको स्ट्रोमेटा बताना है यहाँ पे कि आपने कैसे एक लीफ माउंट पील ली, आपने उसको कैसे करा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रहा है। फर्स्ट स्टेप कह रहा है रिमूव द हेल्दी लाइफ फ्रॉम द पॉटेड प्लांट्स। मतलब आपने यहाँ पे हेल्दी, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा लीफ आएगा ना, हेल्दी लीफ लेनी है यहाँ पे, हेल्दी लीफ लेनी है फ्रॉम द पॉटेड प्लांट से। देन रिमूव अ पार्ट ऑफ द पील फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, फोल्डिंग द लीफ ओवर द जेनेटली पुलिंग द पील यूजिंग द फॉर्सेप। आपने फॉर्सेप से उसको प्लग आउट करा, देन आपने उसको उसमें आपने बीकर में रखा और उसके लोअर सरफेस पे उसको फोल्ड करके नीचे करके रख दिया। प्लेस द पील इन द क्लीन वॉच ग्लास। आप उसको वॉच ग्लास में रख सकते हो या बीकर में रख सकते हो, ठीक है, बट आप उसको फोल्ड करके रखना है, ये बात ध्यान रखना है, लोअर सरफेस से। एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सैफ्रनिन स्टेन इन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में आपने क्या डालना है, उसको सैफ्रनिन डालनी है। एंड आफ्टर 2 to 3 minutes टेक आउट द पील एंड प्लेस अ क्लीन ग्लास स्लाइड्स। उसको ग्लास स्लाइड्स उसमें रख देना है। उसमें उससे पहले आपको 2 to 3 minutes पहले आपको क्या डालनी है, कुछ ड्रॉप्स डालनी है उसमें। यहाँ पे आफ्टर 2 to 3 minutes टेक आउट द पील एंड प्लेस अ क्लीन ग्लास स्लाइड, आपको उसमें रखना है। एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। अब आपको उसमें ग्लिसरीन की ड्रॉप ऐड करनी है ओवर द पील। द प्लेस एंड क्लीन कवर स्लिप जेनेटली ओवर इट। अब उसको आपको क्या करना है, कवर स्लिप से उसको कवर कर देना है। रिमूव द एक्सेस स्ट्रेन, जो एक्सेस स्ट्रेन है उसको रिमूव कर दो ग्लिसरीन विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर। एंड ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर एंड हाई पावर मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप देख सकते हो कि उसके इंस्ट्रूमेंट आपको अपीयर हो जाएंगे कि वो किस तरीके से आपका लोअर सरफेस पे दिखेगा या अपर सरफेस पे दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ जो कि था हमारा लाइफ प्रोसेस। सेकेंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। What types of the movement is shown by the mimosa plants? Mimosa पेडिका पढ़ा है आपने। Plants leaves on with the when touch, जो टच मी नॉट आता है, टच विद द फिंगर्स, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो, नेस्टिक मूवमेंट होता है। Which tropic movement is responsible for the growth of the pollen tubes towards the ovules? उसको आप कहते हो chemotrophism. A boy run on seeing a stray dog so that his breathing becomes fast and blood pressure also increases. Name the hormone found in the हाई इन हिज ब्लड्स एंड द ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स। वो कह रहा है एक बच्चा जा रहा है, उसके पीछे एक डॉगी भागने लगा। जब डॉगी भागेगा तो जब वो बच्चा भागेगा तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, उसकी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाएगी। तो वो कौन से हार्मोन से है, हार्मोन है आपका एड्रेनालिन और ग्लैंड से आपका एड्रेनल ग्लैंड्स। व्हाट इज सिनेप्सिस?
अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का गैप, या सिनेप्सिस इज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन के बीच का जो फंक्शनल जंक्शन है उसको आप बोलते हो सिनेप्सिस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? Reflex action is a sudden involuntary spontaneous response to the stimulus that is the usually helpful to protect ourselves from any kinds of harms। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक इन्वॉलेंट्री एक्शंस होता है, एक इन्वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है जो कि यूजली हेल्पफुल होता है, प्रोटेक्ट करता है अवर सेल्फ बिना किसी हमें हार्म के। नेम द सेंसरी रिसेप्टर्स फाउंड इन द नोज एंड ऑन द दैट टंग्स। नोज के लिए आपका ऑल्फैक्टरी हो जाएगा और टंग्स के लिए आपका गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपको यहाँ पे कुछ सेंसरी, आपके कुछ यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स दे रहा है, उसके फंक्शन पूछ रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स है बेटा टू पास द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी? रिसेप्टर से ब्रेन में पहुँचाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना आप। यहाँ से हो सकता है इसमें आपको पिक्चर देके बता दे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पिक्चर देके आपको ABCD पूछ ले, आपको इसमें लेबलिंग दे दे, कैसे भी पूछ ले, इसके फंक्शन पूछ ले। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को पास करता है रिसेप्टर टू ब्रेन। क्रेनियम क्या करता है? क्रेनियम यहाँ पे बोनी बॉक्स है विच प्रोटेक्ट अवर ब्रेन। वर्टिबल कॉलम बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड्स। और यहाँ पे क्या करता है? मोटर न्यूरॉन क्या करता है? टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू एंड इफेक्टर ऑर्गेन्स। ये ध्यान रखना है, रिसेप्टर टू ब्रेन कौन लेके जाएगा और ब्रेन टू रिसेप्टर या ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड कौन लेके जाएगा? मोटर न्यूरॉन लेके जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द cerebrospinal fluids, what is its function? The fluid which fills with the space between the membranes of the which cover the brain। ब्रेन के बीच में जो membranes होती हैं उनके बीच में जो fluid present होता है उसको हम बोलते हैं cerebrospinal fluid। इसका function क्या होता है? protect the brain from the mechanical shock। mechanical shock से क्या करता है? protection provide कराता है। next question, tendrils encircles or coil around the object in contact with it। elaborate मतलब जो tendrils होती हैं आपने देखा होगा ऐसे इस टाइप से, जैसे अगर हम मनी प्लांट की बात करें, अगर हम मनी प्लांट को हम देते एक सपोर्ट देते हैं तो वो अपने आप को कॉइल करना शुरू कर देती हैं और वो अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देती हैं। टेंड्रिल्स आर द सेंसिटिव टू टच व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, द पार्ट ऑफ द टेंडर्स इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स डज नॉट ग्रो। वो कह रहा है जब वो टोटली, अगर वो कह रहा है टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव होती हैं टच, जैसे उनको एक टच मिलेगा दे कम इन कांटेक्ट में आएंगी और सपोर्ट मिलेगा, पार्ट ऑफ द टेंडर्स कांटेक्ट में आएंगी, वो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रो नहीं करेगा एज रैपिडली एज अ पार्ट ऑफ द टेंड्रिल्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। वो अपने उससे क्या हो जाएंगी? अवे हो जाएंगी। दिस कॉज द टेंड्रिल्स टू सर्कल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट्स एंड थस कॉइलिंग इट। तो वहीं पे वो कॉइल करना क्या कर देती हैं? शुरू कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपन्स इफ सिनेप्सिस बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच का जो सिनेप्सिस है होता क्या है वहाँ पे? तो कह रहा है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शंस हैं एक बीच का, मतलब केमिकल सिनेप्सिस होती है, मैकेनिकल सिनेप्सिस होती है, जिसके बीच में जो मैकेनिकल का ट्रांसमिशंस होता है या आपको बोल सकते हो केमिकल का ट्रांसमिशंस होता है। सिनेप्सिस इज अ गैप बिटवीन द नर्व्स एंडिंग्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स टू अनदर। आपको पता है कि एक जो आपका एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने बनाया, जो आपके यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है? रिसीव द स्टिमुलस को रिसीव करा, एक्सॉन पहले आपकी जो बॉडी है सेल बॉडी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया वाया द एक्सॉन, और जो आपका नर्व एंडिंग है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद बेटा आपने बोला कि वन एंड्स ऑफ द वन न्यूरॉन इट अटैच टू द अनदर न्यूरॉन ऑफ द डेंड्राइट्स, मतलब जो सेकेंड न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से कनेक्ट है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि सिनेप्सिस इज अ गैप है बिटवीन द नर्व एंडिंग, एक नर्व की एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन की और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स। At the synapses, the electrical impulses generated at the dendrites of a neuron is passed on to the dendrites of another neuron in the form of chemically, कुछ chemicals होते हैं। By axon ending of neuron, synapses ensure that nerve impulses travels only in a one direction। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो हमेशा जो नर्व इम्पल्सिस का जो ट्रांसमिशन होता है वो ओनली वन डायरेक्शन में होता है। अ सिमिलर सिनेप्सिस अलाउज द डिलीवरी ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स लाइक मसल सेल्स, उसमें बाकी आगे जाके मसल सेल्स में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, ये आपकी NCERT का लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि ये जो ट्रांसमिशंस होती हैं न्यूरॉन्स एंड अदर मसल सेल्स में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQ भी आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए
वाई इज़ द यूज़ ऑफ द आयोडाइज सॉल्ट्स एडवाइजेबल, एडवाइज क्यों एडवाइज की जाती है वो पढ़ा था अभी आपने, थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन साथ, ठीक है ना। तो कह रहा है आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड्स टू मेक द थायरोक्सिन हार्मोन, अगर नहीं करेंगे तो गटर हो जाएगा। थायरोक्सिन रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराती है। इफ़ आयोडीन इज डेफिशिएंट इन अवर डाइट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम द गॉइटर, अगर बेटा नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम गॉइटर से सफ़र करेंगे। द थायराइड ग्लैंड्स इनलार्ज द कॉजिंग द स्वेलिंग इन द नेक, मतलब नेक जो होती है आपको ये वाला पोर्शन पता है स्वेल हो जाता है थोड़ा सा, है ना। आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट कंटेन अ प्रॉपर कंटेंट्स ऑफ आयोडीन, थस टू अवॉइड द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट इज रिकमेंडेड किया जाता है। अब पता चल गया आपको। आगे क्वेश्चन देखो, व्हाई आर द सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीट विद द गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, अब जो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन ही क्यों दिया जाता है। डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू द लेस और नो सीक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ इंसुलिन, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसकी बॉडी में लेस और नो सीक्रेशन होता है इंसुलिन का बाय द पैनक्रियाज के थ्रू। सच अ पर्सन ब्लड शुगर लेवल इज हाई, क्यों, ऐसा नहीं है कि रिलीज नहीं होता, होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना एक्सेस अमाउंट में वो क्या करते हैं अपनी बॉडी में शुगर लेवल ले लेते हैं, ठीक है। इंसुलिन कन्वर्ट एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू द ग्लाइकोजन, थस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़, मतलब जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे डायबिटीज़ बन जाती है। डायबिटीज़ आर गिवन इंसुलिन इंजेक्शंस टू कंट्रोल देयर बॉडी ब्लड शुगर लेवल, तो उससे फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसकी टैबलेट्स दी जाती है शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हमारा है आइडेंटिफाई द फाइटो हार्मोन यूज बाय द प्लांट्स वाइल परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट है सेल डिवीजन इन द शूट टिप, तो ऑक्सीन में हो जाएगा। इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑन अप्रोचेज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, ये आपका एबिस्किस एसिड। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखवा लो, क्वेश्चन आएंगे एबिस्किस एसिड ऑक्सीन वगैरह से। लिस्ट आर ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ द टू डिफरेंसेस बिटवीन द मूवमेंट इन टच मी नॉट प्लांट्स मूवमेंट ऑफ द शूट टुवार्ड्स द लाइट्स। यहाँ पे अगर बात करते हैं मूवमेंट ऑफ शूट्स टुवार्ड्स द लाइट्स और मूवमेंट इन टच मी नॉट, ये दोनों में डिफरेंसेस बता रहा है। अगर शूट टुवार्ड्स द लाइट में हो रहा है तो स्लो रिस्पॉन्स होगा टुवार्ड्स एनी स्टिमुलस में, यहाँ पे टच मी नॉट में इमीडिएट रिस्पॉन्स हो जाएगा। यहाँ पे ये डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, ये नॉन डायरेक्शनल है। ये ग्रोथ इसकी कैसी होगी, डिपेंडेंट होगी, इसकी ग्रोथ कैसी होगी, इंडिपेंडेंट। तो ये हमने इसको डिफरेंस के फॉर्म में देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना हमारा, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉफिज्म। टेक अ ट्रे फिल्ड विद अ सॉइल, हमने एक यहाँ पे ट्रे ले ली जिसमें हमारी मॉइस्ट सॉइल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। प्लांट अ सीडलिंग इन अ ट्रे एट वन एंड, मतलब एक यहाँ पे आपकी प्लांट ये सीडलिंग हो गई, यहाँ पे आपने इसमें ये सॉइल में इस ये हमारी ब्लू कलर की सॉइल बना दी। वैसे ब्लू कलर की होती नहीं है पर मेरे पास कलर नहीं तो मैंने ब्लू कलर की बना दी, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे ये इसकी क्या है, रूट्स है। रूट्स हम इसको यहाँ पे ये रही रूट्स अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं, ये रही ग्रीन ग्रीन, ये इसकी सारी रूट्स हो गई, ठीक है। ये रही ये वाली रूट्स हो गई इसकी। आगे कहता है टू अदर एंड वाटर टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द पाइप शोन विद द फिगर। यहाँ पे वो कह रहा है मॉइस्चर स्किन है, यहाँ पे वाटर इनटेक, यहाँ पे इसके थ्रू क्या आ रहा है, वाटर इनटेक आ रहा है और इस यहाँ पे इसमें जाएगा। तो क्या ऑब्जर्व किया, द रूट ऑफ द प्लांट सीडलिंग मूव टुवार्ड्स द वेट सॉइल। जो यहाँ पे कह रहे हैं जो रूट ऑफ द प्लांट है वो सीडलिंग मूव्स कर जा रहा है टुवार्ड्स द वेट सॉइल। दिस शो दैट रूट आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, तो जो रूट कैसी है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम न्यू चैप्टर पे जो कि है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें क्वेश्चन है बच्चे हमारा व्हाट हैपन्स व्हेन द मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन द कंसीडरेबल लेंथ। व्हेन अ मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट अटेन कंसीडरेबल लेंथ इट्स फिलामेंट्स ब्रेक अप टू इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू द न्यू फिलामेंट्स इंडिविजुअल। आपको पता है यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स के थ्रू ही स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन होता है, न्यू स्पायरोगायरा ऐसे ही बनता है। नेम द पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइलम वेयर द बर्ड्स आर प्रोड्यूस फॉर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ब्रायोफाइलम जो है वो बर्ड्स क्या कैसे प्रोड्यूस करेगी, लीफ नोच करेगी। रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल द ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल, क्या सब में रीजनरेशन हो जाएगा, नहीं। क्यों, रीजनरेशन इज कैरीड स्पेशल सेल्स और ऑर्गेनिज्म, उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसमें कैपेसिटी होती है अपने आप को रीजनरेट करने की, विच हैव दोज सेल्स ओनली कैन शो रीजनरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है वाई इज द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटल सेक्स 2 डिग्री 2 डिग्री Celsius than the body temperature because the testes require temperature 2 डिग्री Celsius less than body temperature। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है सपोज वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अब जो ह्यूमन बीइंग के लिए जो मेल के लिए जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो 35 चाहिए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो पाता है, तो इसीलिए वहाँ पे जो आपका ये होता है स्क्रॉटम होता है उसको में हेल्प करता है, ठीक है। 2 डिग्री
2 डिग्री सेल्सियस उसको कम करता है। टेम्परेचर्स फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ स्पर्म। नेम द 2 सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। प्लेनेरिया, हाइड्रा, उसके बाद अर्थवर्म। गिव एडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस मेथड कैन बी प्रैक्टाइज्ड फॉर ग्रोइंग सच प्लांट्स विच यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा और प्रोड्यूस नॉन वायबल सीड, और नॉन वायबल सीड प्रोड्यूस करता है। साथ साथ आप इसका एक एडवांटेज ये भी बता सकते हैं कि सीड तो प्रोड्यूस नहीं करानी, एक सिंगल पेरेंट्स का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, अनदर पेरेंट्स का वेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। नेक्स्ट इसमें अच्छा इसका क्या डिसएडवांटेज भी हो सकता है, तो यस डिसएडवांटेज भी हो सकता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें वेरिएशन शो नहीं होती है ना। चलो आगे आते हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन। तो डीएनए कॉपिंग जब होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप बताते हो यहाँ पे कि डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने के लिए, डिज़ाइन एंड फीचर्स। मोर ओवर डीएनए कॉपिंग लीड टू द वेरिएशंस आती है। वेरिएशन इज़ यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ बहुत अच्छे तरीके से बेटरमेंट तरीके से अगर सर्वाइवनेस करना चाहती है तो वो क्या करेगी, उसके लिए वेरिएशंस होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, असेंशियल है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। इफ़ अ वुमेन इज़ यूजिंग अ कॉपर टी, अगर वुमेन कॉपर टी यूज़ करती है, कॉपर टी आपको पता है एक IUDS है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है आपकी, ठीक है, विच कंट्रोल द बर्थ कंट्रोल को प्रिवेंट करती है या कंट्रोल करती है। विल इट हेल्प द प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम द STD, क्या वो STD से प्रिवेंट करती है? नो, STD से कॉपर टी प्रिवेंट नहीं करती। विल नॉट प्रोटेक्ट हर फ्रॉम STDs, ओनली बैरियर मैथड है प्रोटेक्ट, मतलब ओनली बैरियर मैथड होते हैं जो STDs से सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं। STDs आपको पता है ना, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हो उसमें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फिजन। बेटा फिजन एंड फ्यूजन कंफ्यूज नहीं होना, फिजन आपका डिवाइडेशन है और फ्यूजन आपका जॉइंट है। फिजन्स का मतलब होता है डिवाइड, जो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाए, एक है वो 2 पार्ट में टूटे, और ये है आपके 2 पार्ट प्लस 2 मिलके एक बन जाए, ठीक है, वो फ्यूजन होता है। राइट नेम्स ऑफ एनी 2 ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस बाय दिस मेथड्स। डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजन और द लीशमानिया एंड द प्लाज्मोडियम। तो अब देखो फर्स्ट आपने क्या पढ़ना है, आपको ऑर्गेनिज्म बताना है कैसे फिजन्स होता है। सेल डिवीजन टेक प्लेस विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, से हो जाता है, वहाँ पे फिजन हो रहा है। आपको 2 ऑर्गेनिज्म बताने जो उसके थ्रू करते हैं, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। लिशमानिया में आपका बाइनरी फिजन होता है, आपके NCERT में दिया हुआ है एग्जाम्पल, NCERT का ही है, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ NCERT के क्वेश्चन ही हैं सारे ये हमारे, है ना। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन्स हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारा students is observing the permanent slides showing the subsequently the different stages for the asexual reproductions taking place in yeast and name this process and draw the diagram of the what he observe in a proper sequence। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो छोटा सा मैं एक पिक्चर बना दे रही हूँ यहाँ पे, ये ईस्ट की पिक्चर हो गई आपकी। वो कह रहा है कि ये कह रहा है स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया परमानेंट स्लाइड्स में डिफरेंट स्टेज देखिए सेक्सुअल प्रोडक्शंस की टेकिंग प्लेस, तो उसका प्रोसेस का नाम क्या है। बेटा आपने पढ़ा है ना इसमें बडिंग, ये चलो मैंने यहाँ पे सिंपल बना दी, ये पेरेंट बॉडी बना दी, ठीक है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे इसकी बड बन गई। तो जब बड बनेगी तो अब मैं यहाँ पे इसको अगर ऐसा बना दूँ तो कोई दिक्कत आपको, यहाँ पे क्या होगा, इसका न्यूक्लियस का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्या होगा, ये आपका A हो गया, यहाँ पे ये हो गया B, ये हो गया आपका C, ये इसको आप बोलोगे न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा तो D में आपने क्या बनाना है कि एक पेरेंट बॉडी अलग हो जाएगी और एक डॉटर न्यूक्लियाई अलग हो जाएगी। तो बाय बडिंग मेथड से क्या हो गया, ईस्ट में एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द रीजनरेशन इन द प्लेनेरिया, हाउ इज दिस द प्रोसेस डिफर फ्रॉम द रिप्रोडक्शंस, कि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन से कैसे डिफर है। प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू द मैनी पीसीज, ईच पीसीज सीड्स ग्रो इनटू द सेपरेट्स इंडिविजुअल्स, स्पेशलाइज सेल्स प्रोलिफरेट हो जाती हैं, masses of the cells get differentiated into the various cells। यहाँ पे वो बोल रहा है प्लेनेरिया में रीजनरेट, जो एक सिंगल जो मतलब आप एक इंडिविजुअल है वो मैनी पीसीज में कट हो जाता है, मैनी पीसीज में कट होकर वो अलग अलग सेल्स को फॉर्म कर लेता है। रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शंस, रिप्रोडक्शंस में क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म would not normally depends on the being cut up to be able to reproduce, कि रिप्रोडक्शंस अलग होता है, रीजनरेशन अलग होता है। रीजनरेशन में कोई भी एक इंडिविजुअल बॉडी कटती है, रिप्रोडक्शंस में कटती नहीं है, वो सिर्फ उसका DNA रेप्लिकेट होता है, ठीक है, और वो फ्यूजन से चलता है, वो फ्यूजन होता है वहाँ पे। ऐसा थोड़ी होता है रिप्रोडक्शंस होगा कि मेल और फीमेल बॉडी अगर मिलेगी तो क्या मेल बॉडी या फीमेल बॉडी खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती है ना।
आगे क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन्स व्हेन प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू द 2 पीसीज, ईच पीसीज रीजनरेट इनटू द न्यू प्लेनेरिया। बताइए आपको। अ मैच्योर स्पायरोकारा फिलामेंट्स अटेन द कंसीडरेबल लेंथ, इट्स फिलामेंट ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसीज, इसके छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक हो जाते हैं और फ्रेगमेंट हो जाते हैं, ईच फ्रेगमेंट्स गिव राइज टू अ न्यू फिलामेंट। नेक्स्ट, ऑन मैचुरेशन स्पोरेंजिया बर्स्ट, मैचुरेशन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में क्या आता है, राइजोपस, इट रिलीज स्पोर्स विच जर्मिनेट इनटू द न्यू माइसीलियम इनटू द मॉइस्ट कंडीशंस। ये वाली पिक्चर आपने बनाई हुई है इस तरीके से, इसकी छोटी छोटी ऐसे करके राइजोइड्स निकाली हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो मैंने बनाया ये इसका माइसीलियम है, और बेटा ऊपर जो बनाया ये क्या है इसमें आपका, ये वाला, इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ये जो नीचे जो बना रही हूँ ये क्या है इसमें, राइजोइड्स। राइजोइड्स इट्स अ अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ रूट्स, ठीक है। एंड ये क्या है, स्पोरेंजियम, वेयर आर स्पोर्स आर ग्रो, जहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स क्या होंगे, ग्रो होंगे, और जैसे ये स्पोर ग्रो हो जाते हैं देन दीज स्पोरेंजिया ब्रस्ट, ये स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाती है और यहाँ पे ये बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रोल ऑफ द समाइल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे ही मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव में से एक पूछ सकता है यहाँ पे, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है। तो इसमें पूछ सकता है, इसके यहाँ पे ग्लैंड्स के वो बताने, फंक्शंस बताने। समाइल वेसिकल्स दे सीक्रेट द वाइट सब्सटेंस विच एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या करेगा, इट सीक्रेशंस प्रोवाइड द मीडियम फॉर द स्पर्म टू स्विम, उसको स्विम करने में हेल्प करता है। वॉट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस ओवर असेंशियल प्रोडक्शंस। सेक्शुअल प्रोडक्शंस प्रमोट डाइवर्सिटी करता है, इन रिजल्ट द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स कॉजिंग जेनेटिक वेरिएशंस आती है, इट्स प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिन हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे हाउ डज रिप्रोडक्शंस हेल्प इन द प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्पीशीज़, कि जो रिप्रोडक्शंस है वो किस तरीके से स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेस और नीच, नीच मतलब होते हैं आपके, या फिर आप इसे नीक भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ये होते हैं बेटा प्लेस, ठीक है, इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस, द रेट ऑफ द बर्थ मस्ट बी एट पर विद द रेट ऑफ द डेथ रेट भी होती है और बर्थ रेट भी होती है, लेकिन जो बर्थ रेट होती है वो तो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट की, टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय द रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शन से तो पॉसिबल है, रिप्रोडक्शंस अगर होगा तो बर्थ भी होगी, और कोई बर्थ है तो वो डेथ भी होगी उसकी। एंड फर्दर द कंसिस्टेंसी ऑफ द DNA कॉपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइन, फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर नीच या फिर नीक बोल सकते हैं, प्रोडक्शन इज देयरफॉर इज लिंक्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्पीशीज, ठीक है। ड्रॉ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ पे ये मैंने बना दिया, ये मैं बाईसेक्सुअल का फ्लावर बनाने जा रही हूँ, ठीक है। ये बेटा ये क्या बन गया, ये पिस्टल बन गया, स्टिग्मा। चलो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, अभी यहाँ नहीं लिखेंगे। ये हमारा बन गया यहाँ पे क्या, ये स्टेमन बन गया, ठीक है। चलो ये बन गया स्टेमन। अब इसको हम एक अलग कलर से बना देते हैं, इसके थोड़ा सा टेढ़ा बनाए बट सही बनाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसकी ग्रीन कलर की आपकी नीचे, मैं ग्रीन कलर की ही बना देती हूँ। इसकी पेटल्स एपल्स, ठीक है, ये इसकी सेपल्स और रेड वाली इसकी पेटल्स हो जाएंगी, ये पेटल्स हो गई, और ये वाला पोर्शन इसका थैलमस हो गया, और बेटा ये वाला पूरा यहाँ पे शॉर्ट बना रही हूँ मैं, वैसे इसको हम स्टेमन बोलते हैं। ये एंथर लूप, अंदर इसके हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये रहा, ये हो गया आपका एंथर लूप, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। यहाँ पे ये पोलन सेक और पोलन ग्रीन इसके अंदर हो जाएंगे, और यहाँ पे ये स्टिग्मा हो गया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा। ये जो मैंने बनाया ये यूनिसेक्सुअल है, ऊपर वाला जो है ये वाला बाईसेक्सुअल है, ठीक है। इसमें आपसे एग्जांपल भी पूछ सकता है, आपके एग्जांपल भी दिए हैं, इसमें हिबिस्कस हो जाएगा, इसमें पपाया आपका यूनिसेक्सुअल है, हिबिस्कस आपका बाईसेक्सुअल है। ये हो गया आपका ओवरी और ये हो गया आपका ओव्यूल, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आता है इसमें अब हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें कि आपको पता है एवोल्यूशन आपका पूरा तरीके से ही डिलीट है, बस आपको उसमें हेरिडिटी ही पढ़ना है। गिवन एग्जाम्पल वेयर सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। इन स्नेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। मतलब ये जो हमारा होता है बेटा टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर इसको रेगुलेट करता है, इसको बताता है कि हम कैसे हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, नेम द प्लांट्स ऑन विच द मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट। ग्रीन पी पे दिया था, ग्रीन पी का जो बोटानिकल नेम होता है उसको हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम। ओके चलो, व्हाट इज जीन? जीन क्या होते हैं? जीन इज अ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम ऑक्यूपाइंग द स्पेसिफिक पोजीशंस एंड थस इट इज द कंसीडर्ड एज अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जो कि जेनेटिकली होते हैं, आपको पता भी है। ये यहाँ पे बोल रहा है नंबर मतलब नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन द पॉपुलेशंस। वाई? कि जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सेम नहीं होते, क्यों? तो वो कह रहा है ऑल इंडिविजुअल्स हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए। भाई सबका डीएनए अपना अलग अलग है, सेम कैसे हो जाएंगे? सो ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक टू ईच अदर। ठीक है, बट वो मम्मी पापा से तो आता है, मम्मी पापा से तो मिलेंगे, लेकिन हम सिबलिंग का भी डीएनए मैच नहीं होगा। नेक्स्ट, इन पी प्लांट्स राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है राउंड सीड डोमिनेंट है रिंकल्ड के। इज इफ अ क्रॉस इज carried between these the two plants give answer. mention the genes for the traits of the plants. आपको पता है RR यहाँ पे राउंड बात कर रहा है और रिंकल। राउंड है तो डोमिनेंट हो जाएगा, रेसेसिव है तो स्मॉल RR हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा था स्टेट द ट्रेट्स, एक सेकेंड, स्टेट द ट्रेट्स ऑफ द F1 हाइब्रिड। एस्टिमेट क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल R स्मॉल r। अगर वो दोनों की बात करता कि राउंड येलो रिंकल ग्रीन, तो आप बताते कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, द राइट द रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन। इसकी F2 जनरेशन किसकी रेशियो क्या होगी? F2 जनरेशन किसकी रेशियो? इतनी ही रेशियो बतानी सिर्फ हमें, 3:1 होगी, मतलब 1:2:1 होगी, जो कि हमारी मोनो हाइब्रिड वाली होगी। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं। वाई ट्रेड्स सच एज द इंटेलिजेंस एंड नॉलेज कैन नॉट बी पास्ड वन जनरेशन। ऐसा तो होता नहीं है, पापा तो बहुत इंटेलिजेंट है, अब बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होगा क्या? अगर पापा साइंटिस्ट होगा तो बच्चा भी साइंटिस्ट होगा क्या? नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंसी और नॉलेज है वो सेम एज ट्रांसफ़र हो। ठीक है, वो जेनेटिकली नहीं है। ट्रेड्स सच एज इंटेलिजेंस एंड नॉलेज आर नॉट बी इनहेरिटेबल ट्रेड्स विच डू नॉट ब्रिंग अपॉन एनी चेंजेस इन DNA फ्रॉम ऑफ द जर्म सेल्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी। कभी भी बेटा ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती, ये खुद की मेहनत से ही मिलती है, साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट कंडीशंस, हमारे फैक्टर्स, हमारा क्या डेडिकेशन है उससे हमें मिलेगा। ठीक है, आगे कुछ कैरेक्टर्स आते हैं। डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट स्टेट्स एंड रेसेसिव। तो डोमिनेंट स्टेट्स में आपने डिफरेंस देखा, द ट्रेड्स विच अपीयर्स इन द F1 प्रोजेनी इज डोमिनेंट। F1 में आपकी डोमिनेंट हो जाएगी एंड अपीयर इन द 1 प्रोजेनी। यहाँ पे आपने देखा द ट्रेड्स विच डज नॉट अपीयर इन द प्रोजेनी। अच्छा, ये आपका ना ये इधर साइड में आ गया थोड़ा सा। ठीक है, चलो मैनेज कर लेना आप, बस आपको सिर्फ समझना है कि डोमिनेंट ट्रेड्स क्या है। डोमिनेंट ट्रेड्स वो जो F1 प्रोजेनी में जो शो हो जाते हैं वो डोमिनेंट है। जो ट्रेड्स डोमिनेंट जो शो नहीं होते वो रेसेसिव है। इट अपीयर मोर नंबर, डोमिनेंट है तो मोर अपीयर होगा, और ये जो होगा वो आपका लेस अपीयर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हो। इट इज़ अ मैटर ऑफ द चांस वेदर अ कपल विल गिव बर्थ टू द मेल चाइल्ड्स और द फीमेल चाइल्ड्स। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट्स। आपको मैं सिंपल सा बता देती हूँ। XX ये हो गई मदर, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये मदर हो गई, और यहाँ पे XY ये हो गए फादर। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कराया तो बेटा यहाँ से एक X आया, एक X, ये वाला X आया, सपोज ये वाला X आया, तो ये क्या बनी? यहाँ पे एक गर्ल। देन यहाँ से एक X आया, फिर यहाँ से एक ये Y आया, तो ये क्या बने? बॉय। तो ये तो बताना है, यहाँ पे बताना है सिंस स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम एंड स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम। मतलब एक तो यहाँ पे या तो X होगा या फिर Y होगा। हैविंग द इक्वल 50% चांस ऑफ द फर्टिलाइज एंड एग, थस इट इज़ अ मैटर द चांस ऑफ द वेदर द कपल विल गिव द बर्थ थ्रू द मेल और फीमेल चाइल्ड्स। अगर फीमेल होगी तो वहाँ से XX ही फॉर्म होगा, और अगर मेल होगा तो मतलब अगर हम फीमेल के लिए बोलते तो हम होमोजाइगस बोल सकते हैं, अगर हम मेल के लिए बोलेंगे तो बच्चा हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट इसमें आता है हमारा एन एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैविंग द रेड कलर्ड फ्लावर्स व्हेन क्रॉस्ड विद द अदर हैविंग सेम कलर्ड प्रोड्यूस 40 प्रोजेनी। वो 40 प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रही है आउट ऑफ द 30 प्लांट्स में से। वर विद रेड कलर जो थे फ्लावर्स 10 प्लांट्स वर विद द वाइट। अब वो कह रहे हैं 40 में से जो रेड है वो आपके 30 हैं और जो बाकी के 10 जो है वो वाइट हैं। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। पेरेंट प्लांट की क्या पॉसिबिलिटी है? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, विच ट्रेट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव। कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है? रेड आपको पता है डोमिनेंट होगा, वाइट हमेशा रेसेसिव ही होगा। कोई भी कलर आ जाए, कोई भी कलरफुल होगा वो हमेशा डोमिनेंट होगा, वाइट हमेशा आपका रेसेसिव होगा। व्हाट इज द क्रॉस
कॉल्ड द व्हाट इज द टाइप ऑफ फिनोटाइप। अब क्रॉस कौन सा होगा आपको पता है कि जब 30% 40% आ रहा है, 30 प्लांट्स और 10 प्लांट्स आ रहे हैं तो 3:1 ही होगा। ये तो आपको सिंपल सा दिख जा रहा है, 30 प्लांट्स और 10 प्लांट्स का रेशियो 3:1, और 3:1 किसका होता है, हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द टॉल पी प्लांट्स डिनोटेड बाय द कैपिटल TT, शॉर्ट पी प्लांट्स डिनोटेड बाय द स्मॉल TT, अनंत ऑब्टेन ओनली द टॉल प्लांट्स डिनोटेड बाय द कैपिटल T स्मॉल t। पढ़ा है ना आपने यहाँ पे ये F1 generation, and however in F2 generation the she obtained both the tall and short plants using the above information, explain the law of dominance। अगर यहाँ पे कह रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंसी को शो करो तो आपने बता देना कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट इज अ डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन through both or dominants and recessive, the traits get inherited in F1 generation, it is only the dominant traits which is get expressed। जो dominant होगा वही अपने आप को शो करेगा, recessive वाला अपने आप को शो नहीं करेगा। सिंगल कॉपी ऑफ द डोमिनेंट स्टेट्स इज इनफ फॉर द एक्सप्रेशंस, एक सिंगल कॉपी ही बस चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए टॉल ट्रेड्स के लिए। ट्रेड्स लाइक अ टी इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेड्स। ठीक है, अगर आपसे सेग्रीगेशन आए तो आप क्रॉस बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ पी प्लांट्स फाइंड द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इफ द पोजीशन ऑफ द फ्लावर इज टर्मिनल, टर्मिनल की पोजीशन रुक जाओ, द पोजीशन ऑफ द फ्लावर इज टर्मिनल, टर्मिनल होगी इसमें आपने एक्साइल, एक्साइल पोजीशंस होगी। ठीक है, द फ्लावर इज वाइट इन कलर तो पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर, द शेप ऑफ द पॉट इज कंस्ट्रक्टेड इन्फ्लेटेड। यहाँ पे हमने अपोजिट बता दी, अगर टर्मिनल है एक पोजीशन आपकी फ्लावर की टर्मिनल है और एक कैसी हो गई एक्साइल। अब वो कह रहा है फ्लावर कलर हो गया तो ये वाइट हो गया तो रेसेसिव हो गया, और पर्पल हो गया तो वो डोमिनेंट हो गया। शेप पॉट जो है वो कंस्ट्रक्टेड हो गई और ये इन्फ्लेटेड हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉट का कलर पूछता है, पॉट का कलर तो आपने बता देना है ग्रीन, ग्रीन बताओगे तो बेटा वो डोमिनेंट हो जाएगा, और रेसेसिव बताओगे तो वो येलो हो जाएगा। अगर सीड का पूछता है, सीड के लिए डोमिनेंट क्या होगा, सीड के लिए डोमिनेंट येलो हो जाएगा, ये सीड के लिए था, ये पॉड के लिए था, ये सीड के लिए था, ये डोमिनेंट की बात कर रहा है डोमिनेंट, और यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और टॉल और डॉफ तो आप लोगों को पता ही है। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। यहाँ पे आपने एक सेकेंड ये 3 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, और इसमें आपका अभी कौन सा बचा, फ्लावर पोजीशंस हो गया, फ्लावर पोजीशंस हो गया, स्टेम की हाइट टॉल एंड डॉफ हो जाएगी इसमें आपकी। ठीक है, अच्छा हाँ, सीड की हो जाएगी, और सीड की जो शेप हो जाएगी वो राउंड और येलो, सीड की जो शेप राउंड, एक सेकेंड राउंड येलो नहीं, राउंड और रिंकल, है ना। चलो, तो ये 7 के 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स आपने यहाँ पे पढ़ लिए। नेक्स्ट इसमें आता है इसमें हमारा हाउ डू मैंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो कह रहा है मैंडल्स परफॉर्म एंड एक्सपेरिमेंट्स इन विच द ही टुक द 2 डिफरेंट ट्रेड्स लाइक टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स एंड राउंड एंड रिंकल सीड्स इन अप टू द जनरेशंस, यहाँ पे अप टू आएगा ये, अप टू द जनरेशन सम प्लांट्स वर टॉल्स विद अ राउंड सीड एंड राउंड सीड, जस्ट ये राउंड सीड है आपका, एंड सम वर शॉर्ट विद रिंकल सीड्स। ठीक है, देयर वुड बी ऑल्सो बी शॉर्ट प्लांट्स हैविंग द राउंड सीड्स एंड द थस टू द टॉल शॉर्ट सीड्स आर राउंड ट्विंकल्ड सीड्स किड्स आर द इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। मतलब वो कह रहा है इसने आपका, आपने राउंड और येलो का बनाया था तो सेम इसने आपका क्या बता दिया, इसने भी आपको टॉल और शॉर्ट ले लिया और रिंकल ले लिया, इसने राउंड एंड रिंकल ले लिया। मैं आपको यहाँ पे कैरेक्टर बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसने आपका यहाँ पे टॉल कैपिटल ये ले लो कैपिटल TT, टॉल एंड शॉर्ट, टॉल एंड मैं अभी यहाँ पे स्मॉल बना देती हूँ शॉर्ट। यहाँ पे आप राउंड ले लो, राउंड कैसे लोगे आप, यहाँ पे कैपिटल RR ले लो, और बेटा यहाँ पे रिंकल आप लोगे तो यहाँ पे स्मॉल RR ले लो। ठीक है, अब इसका क्रॉस करा लो, बस आपको ये चीज़ आनी चाहिए, कैपिटल R यहाँ पे स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसका नाम दूंगी तो F1 जनरेशन में इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा यहाँ पे टॉल राउंड। अगर इसका ये क्रॉस बनाऊंगी तो वैसे बना सकती हूँ, वही 9:3:3:1 वाला आ जाएगा। टॉल राउंड इतने हो जाएंगे, फिर टॉल रिंकल हो जाएंगे, फिर कुछ आपके यहाँ पे राउंड हो जाएंगे, आपके राउंड शॉर्ट हो जाएंगे, तो इस तरीके से रेशियो बनेगी। ठीक है, तो ये क्रॉस आपको आना चाहिए। ये F1 जनरेशन तक अभी हमने यहाँ पे इसमें निकाला है, F1 जनरेशन तक। तो वो सारी थ्योरी आप उसके बिहाफ पर आप लिख सकते हो। अगर आपको ये कैरेक्टर्स आते हैं, आप ये डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा इसमें टॉल होगा, कौन सा इसमें डॉर्फ कंडीशन होगी।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको फटाफट से फिनिश करते हुए हमारा अवर एनवायरमेंट। अवर एनवायरमेंट में क्या था, दैट द डिप्लीशंस ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉज्ड ऑफ कंसर्न बाय ड्यू टू द डिप्लीशंस ऑफ ओजोन लेयर यूवी रेज फ्रॉम द सन पेनिट्रेट डाउन द अर्थ। यूवी रेज आती है, वो पेनिट्रेट करती है अर्थ की मेम्ब्रेन में एंड कॉज द हेल्थ हैजार्ड्स, हेल्थ हैजार्ड्स हो जाता है, सच एज स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। कंसीडर द फूड चेन कंसिस्टिंग द फूड कंसिस्ट ऑफ द वीट, रेट, स्नेक, पिकॉक। व्हाट विल बी हैपन इफ द स्नेक आर किल्ड, कह रहे स्नेक को अगर किल कर दो तो क्या हो जाएगा। इफ द ऑल स्नेक और फूड चेन्स आर किल्ड और द पिकॉक बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट लेवल, अब पिकॉक उस पर बिलोंग करता है, ऑल्सो डाई, वो मर जाएगा। और ऑल्सो पॉपुलेशन रेट्स इन द प्रीसीडिंग लेवल्स विल द हायर इंक्रीजेस, तो जो रेड की पॉपुलेशन होगी वो हाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इसमें आगे, वाई आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नॉट ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स, की जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो माइक्रोब्स के थ्रू आपके ब्रेक डाउन नहीं होते। आपने क्या बताना है यहाँ पे कि एंजाइम्स ऑफ माइक्रोब्स आर हाईली स्पेसिफिक विच ओनली ब्रेक डाउन नेचुरल मटेरियल्स, ये जो कुछ नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन होते हैं, नॉट मैन मेड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक ब्रेक डाउन्स नहीं हो पाती उसमें। इन द फॉलोइंग फूड चेन्स ग्रास प्रोवाइडेड द 4000 जूल ऑफ द एनर्जी टू द ग्रास ओपर, हाउ मच एनर्जी बी अवेलेबल द स्नेक एंड फ्रॉग, स्नेक और फ्रॉग में कितनी कह रहा है, ग्रास ओपर फ्रॉम द स्नेक। अब वो कह रहा है यहाँ पे आपको बताना है, ये ग्रास है। अब देखो इसमें अगर आपने यहाँ पे पढ़ा हो तो रुको एक सेकेंड, मैं इधर यहाँ पे एक स्पेस ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे आपकी कितनी थी, ये 4000 थी, ठीक है। एक यहाँ पे आपका दे रखा था ग्रास, ग्रास के बाद क्या दिया हुआ है, ग्रास ऊपर फ्रॉग और स्नेक, ग्रास ऊपर फ्रॉग और स्नेक। आपसे फ्रॉग और स्नेक का पूछ रहा है कि कितनी उसको एनर्जी मिलेगी। आपको पता है ये 10% एनर्जी लॉ होता है, ठीक है। इट वाज प्रोड्यूस्ड या इट वाज डिनोटेड बाय द, किसने डिनोट कर रहा था या किसने प्रपोज किया था, लिंडमैन ने प्रपोज किया था ये। बेटा ये सन है, सन से, और ये जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, सन से जो यहाँ पर आएगी, यहाँ पे तो आपका 1% यूज़ होगा, बाकी हर ट्रॉफिक लेवल में जो जाएगा वो 10% जाएगा। अगर वो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रास में आपका 4000 जूल है, तो अब यहाँ पे कितना होगा, अगर मैं इसका यहाँ पे 10% निकालूँ तो देखो क्या होगा, 400 जूल आ गया, किसका, ग्रास ऊपर का। अब ग्रास ऊपर का अगर मैं यहाँ पे निकालूंगी 100 तो कितना होगा, 4 जूल, एक सेकेंड, 4 जूल। अब अगर मैं यहाँ पे इसका 4 जूल निकालूंगी, 4 जूल का 10% तो कितना आ जाएगा, 0.4, तो 0.4 जूल स्नेक का हो जाएगा और 4 जूल जो होगा वो फ्रॉग का हो जाएगा, ऐसे 10%। अब 1% सन से जब ग्रास ऊपर पे आएगा तो 1% आएगा, बाकी आगे सारा ऐसे जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपने देख लिया यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अ सर्टेन स्टडी द कंडक्टेड ऑन अकरेंस ऑफ डीडीटी, डीडीटी क्या है, डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन along food chain in an ecosystem, the concentrations of the DDT in the grass was found is the to be 0.5 ppm। ppm क्या है, पार्ट्स पर मिलियंस, 0.5 मिलियन इसमें हमें दिखा ppm। इन शिप इट इज वॉज द 2 ppm एंड इन मैन इट वॉज द 10 ppm। वाई वॉज द कंसनट्रेशन ऑफ DDT मैक्सिमम इन केस ऑफ मैन, मतलब हर जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। DDT इज अ नॉन डिग्रेडेबल एंड एक्यूमुलेट इन द ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती जा रही है। सिंस मैन इट इज एंड हायर एट हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल देयर इज अ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन, सो मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होगा DDT वहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के लिए कौन से कंपाउंड हैं जो डिप्लीट कर रहे हैं उसको। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्री क्लोरीन कर रही है और एरिसोल्स कर रही है। विच केमिकल इज यूज इन द फायर दैट फायर एक्सटिंग्विशर्स, हाउ इट इज हार्मफुल, CFC ही है, और डिप्लीट कर रही है किसको, ओजोन लेयर को। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट्स, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो हमेशा फूड चेन में हमेशा ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, ऐसा क्यों, बिकॉज ओनली प्लांट्स कैन यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी, वो क्या एनर्जी यूज़ करते हैं, रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन की, एंड ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है, इसलिए वो हमेशा ग्रीन ही होते हैं। और इज द रोल ऑफ द डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है आपको पता है, वो डिकम्पोज मतलब जितने भी डेड बॉडीज होती हैं, जो डेब्रिस होती हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है ना, मैन्योर बना देता है। डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड द नेचुरल क्लीनिंग एजेंट, नेचुरल किलिंग कर देता है।
and they act on the biodegradable substance and break them into the simple substance, and in this way the decomposers create a balance in the environment में भी balance करता है and help play an important role in the environment, और environment में important role को play करता है. Why food chain generally consists of 3 or 4 step? भाई लॉन्ग चेन क्यों नहीं होती फूड चेन, छोटी सी क्यों होती है, ताकि वो इजीली से एक दूसरे से कनेक्ट रहें और हर एनर्जी लेवल टू ट्रांसफर होता रहे. Since so little energy is available for the next levels of the consumers, and for this reason food chain generally consists of the only 3 to 4 step. Food chain 3 to 4 step में ही आती है. The loss of energy at each step is so great. अगर ज़्यादा चेन ज़्यादा लंबी होगी तो एनर्जी का लॉस भी होना ज़्यादा लाजमी है ना, तो इसलिए क्या हुआ, छोटी होती है. That's very little usable energy remains at a 4 trophic level. चलिए जी, अब आप बस ख़त्म करने की कंडीशन पर आ रहे हो, बस इसे फिर फिनिश करते हैं. द एक्टिविटीज़ ऑफ द मैन हैड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन all forms of the living organism in the biosphere. Unlimited exploitation of the nature by the men disturb the delicate ecological balance. Disturb हो रहा है between the living non-living components of the biosphere, and unfavorable conditions create the man himself threaten the survival not only of the himself but also to the entire living organism on the mother's earth. मदर्स अर्थ पे मतलब किस तरीके से वो पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है, कुछ स्पीशीज थ्रेटेंड में आ रही हैं. ऑन ऑफ योर क्लासमेट इन एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इको क्लब, अगर वही कोई भी आपका स्टूडेंट से अगर इको क्लब का मेंबर है ऑफ योर स्कूल विच इज़ द क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, अगर वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को क्रिएट करता है अमंग अस द स्कूल स्टूडेंट्स, स्प्रेडिंग द सेम इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो वर्किंग हार्ड फॉर प्रिवेंटिंग द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो वो अपने चारों ओर जो सराउंडिंग है उसके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस करने के क्या क्या प्रिवेंट करेगा. वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, क्यों कंजर्व करें हम अपने इन्वायरमेंट्स को, क्या ज़रूरत है. स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ग्रीन एंड ब्लू डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द सेफ डिस्पोजल ऑफ द हाउस होल्ड्स, मतलब आपने ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन पढ़े ना, वो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे. लिस्ट द 2 वैल्यूज़ एग्जिबिट बाय योर्स क्लासमेट्स हु इज़ एन एक्टिव मेंबर, जो इको क्लब है वो क्या क्या सजेशन देते हैं वो बताना है आपको. चलो 2 रीजंस दे रखे हैं यहाँ पे आपके. टू सेव द एयर वाटर, पहले आपको कह रहा है वो एयर वाटर एंड सॉइल को सेव करना है फ्रॉम द पोल्यूशन से, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर. आगे कह रहा है ग्रीन डस्टबिन आर यूज इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इंपॉर्टेंट है याद रखना, एंड ब्लू डस्टबिन फॉर अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दिस सेग्रीगेशन इज डन फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल, ताकि प्रॉपर गीला कूड़ा सूखा कूड़ा एकदम से डिस्पोज हो जाए, इसीलिए एसेंशियल है of the waste without wasting of time. Energy is segregating the biodegradable and non biodegradable waste. आगे कह रहा है उसके यूजेस भी पूछे थे कि इको क्लब का मेंबर क्या प्रिवेंट कराएगा, तो फर्स्ट है कॉर्पोरेटिव स्पिरिट्स होने चाहिए, और कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के बारे में कंसर्न रखना ही चाहिए, पता होना चाहिए हर एक चीज़. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ओजोन फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से ओजोन की हाइट कितनी है, 10 to 16 किलोमीटर. नेम द रेज अगेंस्ट द विच ओजोन लेयर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शंस, यूवी रेज प्रोटेक्शंस कर रही है. नेम वन इफेक्ट ऑफ द डिप्लेशंस ऑफ ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट वुड हैपन इफ नंबर ऑफ कार्निवरस डिक्रीज इन इकोसिस्टम में जो कार्निवरी होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, कब होते हैं. पॉपुलेशंस ऑफ द हर्बीवोरी विल इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है जब हर्बीवोरस बढ़ जाएंगे, कब, जब कार्निवरी खत्म हो जाएंगे. ऑटोट्रॉफ्स विल डिसअपियर, ऑटोट्रॉफ्स डिसअपियर हो गए फ्रॉम द अर्थ से, ओवरग्राजिंग हो गई, ठीक है. बोथ दीज फैक्टर्स मे बी डिस्टर्ब फंक्शन, और इसके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, थस अफेक्टिंग द इकोसिस्टम. आगे कहता है गिव एनी 2 ways in which biodegradable substance would affect the environment. These substances are decomposed by action of the microorganism. This cause foul smell, या foul smell produce होती है. During the process of the decaying, biodegradable substance का decaying हो जाता है, various type of gases में release हो जाती हैं, और air क्या हो जाती है, pollute हो जाती है, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है आपका हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल. जो वेस्ट डिस्पोजल आप उसको कैसे रिड्यूस करोगे, 2 आपको मेथड्स बताने हैं. देयरफॉर द 2 types of waste, biodegradable and non biodegradable waste, which should be used more and more substance leaves biodegradable. हमें biodegradable waste का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि वो इजीली से डिस्पोज हो सके. biodegradable waste are converted into the manure में कन्वर्ट हो जाता है, और non biodegradable waste should be sent to the factories. हमें इस फैक्ट्रीज में भेज देना चाहिए रिसाइकलिंग पर्पस के लिए, ठीक है. तो बच्चे यहाँ पे अभी आपने क्या फिनिश करा, आपने पूरे अपने लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन फिनिश करे, और आपने अपने पूरे बायो के देखे, जिसमें आपका हेरिडिटी भी था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी देखा आपने, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी देखा, एंड लास्ट चैप्टर आपका आवर एनवायरनमेंट भी देखा. इसके आगे अभी मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन और बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.